यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो कि जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा, हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बहुत अहम टॉपिक्स कवर किए थे, जिनको हम फंडामेंटल्स भी कहते हैं। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा कि मैंने फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम डिफाइन किया था। वो टॉपिक हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, उसका लेआउट समझाने में मदद करता है। तो उस पहले टॉपिक के जरिए हमें ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आ गई कि एक डिजिटल कंप्यूटर के अहम हिस्से होते हैं प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सिस्टम बस। उसके अगले वीडियो में हमने सिस्टम बस से शुरुआत करी, जहां हमने सिस्टम बस का आर्किटेक्चर समझा, जहां हमने समझा कि सिस्टम बस के फायदे क्या हैं, इसको मशीन में हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो ये हमने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया था। आइए आज के वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो सिस्टम बस से ही जुड़ा हुआ है। उस टॉपिक का नाम है बस आर्बिट्रेशन। ये सिस्टम बस का ही अहम हिस्सा है, या यूं कह लीजिए ये सिस्टम बस की परफॉर्मेंस है। तो ये टॉपिक इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक हमें सिस्टम बस के बारे में कुछ और जानकारी देता है। तो आज का हमारा टॉपिक बस आर्बिट्रेशन होगा। आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि बस आर्बिट्रेशन है क्या। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, सिस्टम बस एक ऐसा इंटरकनेक्शन लाइन है जिस पे बहुत महत्वपूर्ण फंक्शनल यूनिट्स जुड़े हुए हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि बिना सिस्टम बस के कोई भी मॉड्यूल आपस में इंटर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने बोला था, कंप्यूटर का ये बहुत अहम काम है कि वो डेटा लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है और फिर वो रिजल्ट हमें देता है। इन सब के बीच जितने भी फंक्शनल यूनिट्स हमने पहले डिस्कस करे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये कम्युनिकेशन के लिए वी नीड अ कॉमन लाइन जिस पे ये सारे मॉड्यूल्स कम्युनिकेट करें, मतलब डेटा भेजें। तो अब उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बस आर्बिट्रेशन। आइए पहला कुछ ऐसा सिनेरियो देखते हैं जिससे हमें समझ आए कि इस आर्बिट्रेशन की जरूरत क्यों है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, मेरे पास एक फंक्शनल यूनिट जो हमने डिफाइन करा है मेमोरी है, मेरे पास दूसरा फंक्शनल यूनिट सीपीयू है और मेरे पास तीसरा फंक्शनल यूनिट डीएमए है। अभी हमें डीएमए के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जैसे जैसे हम आगे फंक्शनल यूनिट्स के बारे में समझेंगे, आप डीएमए के ऊपर कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि मान लीजिए मेरा जो सिस्टम बस लाइन है, इसके ऊपर मुख्यतः मेमोरी जुड़ा हुआ है, सीपीयू जुड़ा हुआ है और डीएमए कंट्रोलर जुड़ा हुआ है। अब अगर हम ये सिनेरियो लेते हैं कि सीपीयू मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। कम्युनिकेट से मेरा मतलब है सिस्टम बस के जरिए कुछ डाटा मेमोरी को देना चाहता है या मेमोरी से लेना चाहता है। इसको हम मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशंस भी कहते हैं। मान लीजिए उसी वक्त मेरे पास ये जो तीसरा मॉड्यूल रखा हुआ है जिसको मैं डीएमए कह रही हूं, वो भी मेमोरी के साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, मतलब कुछ डाटा एक्सचेंज करना चाहता है। तो उस पॉइंट पर मेरा सिस्टम बस हैंग हो जाएगा क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि मैं सीपीयू और मेमोरी के बीच कम्युनिकेशन वाला डेटा भेजूं या फिर डीएमए और मेमोरी वाला। इसको हम कहते हैं एक तरह से डेडलॉक सिनेरियो। तो ऐसे सिनेरियोस आम देखे गए हैं। अगर मैं डीएमए की बात नहीं भी करती हूं, यहां पर मैं कोई इनपुट और आउटपुट यूनिट भी रखती हूं या इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी रखती हूं, तब भी ये सिनेरियो सेम है। मतलब अगर सिस्टम बस को एक से ज्यादा डिवाइस एक्सेस करना चाहता है टू सेंड द डेटा टू द अदर मॉड्यूल, फिर उस टाइम पे सिस्टम बस हैज नो क्लैरिटी कि वो किसका डेटा ले और वो कम्युनिकेट करे। वहां पर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है, जिसको हम कहते हैं बस आर्बिटर।
बस आर्बिटर सिस्टम बस का भी मास्टर बस है। मतलब वो एक ऐसा आर्बिटर है जो डिसाइड करता है कि इन तीनों में से सबसे पहले बस का कंट्रोल किन दो मॉड्यूल्स को मिलना चाहिए। मतलब बस आर्बिटर एक अपर यूनिट है या अपर कंट्रोल है सिस्टम बस का, जो ये डिसाइड करता है कि फिलहाल इस कम्युनिकेशन में मास्टर बस किसे कहा जाए। जो मास्टर बस इलेक्ट होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना डेटा सिस्टम बस पर भेजे। जैसे ही उसका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, आर्बिटर अब दूसरे मॉड्यूल को मास्टर बस बनाता है और उसको बोलता है कि वो अपना डाटा सिस्टम बस पर भेजे। तो एक तरह से आर्बिटर यहां पर एक मैनेजर का किरदार निभा रहा है। मतलब वो सिस्टम बस को चीजें अलोकेट करने में, मॉड्यूल्स के बीच कम्युनिकेशन करने में बहुत आसानी का प्लेटफॉर्म दे रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे जितने भी मॉड्यूल्स मेरे सिस्टम बस के ऊपर कनेक्टेड हो, सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सारे एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, लेकिन वन बाय वन। अब वो सबसे पहला कौन होगा वो डिसाइड करने का काम ही आर्बिटर का है। इसीलिए इस टॉपिक को हम बस आर्बिट्रेशन भी कहते हैं। ये है एक सरल भाषा में इसका मतलब। आइए अब जरा टेक्निकली बस आर्बिटर को डिफाइन करते हैं। अगर इसका डेफिनेशन हम देखें तो इसको हम कहते हैं द ओवरऑल कंट्रोल विच डिसाइड्स हु विल कंट्रोल द मास्टर बस लाइन। मतलब सिस्टम बस का ओवरऑल कंट्रोल जो डिसाइड करता है कि मास्टर बस कौन है और वो यूज कर सकता है, वो डिसाइड करने वाली अथॉरिटी को हम कहते हैं बस आर्बिटर। आम भाषा में हम इसको बस का मैनेजर भी कहते हैं। और ये बनाया ही इसीलिए गया है ताकि सिस्टम बस पे जो केओस आता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, सिस्टम बस एक कम्युनिकेशन लाइन है जिसके ऊपर बहुत डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। जितने ज्यादा डिवाइसेस होंगे उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन होगी। तो कम्युनिकेशन हमेशा फ्लॉलेस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन हमेशा विदाउट कोलिजन्स होनी चाहिए। कभी ऐसा सिनेरियो नहीं आना चाहिए सिस्टम बस के पास जहां पर वो अब ये सोचे कि मैं किस डिवाइस का डेटा बस पे डालूं और किस डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट करूं। अगर ये सिनेरियो आता भी है तब भी उसके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो इस सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर सके, जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो ऐसा ही एक सॉल्यूशन बस आर्बिटर का भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम सिस्टम बस के साथ पढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं बस आर्बिट्रेशन कितने टाइप की है। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है बस आर्बिट्रेशन दो टाइप की होती हैं। पहले को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। ये दोनों ही टेक्निक सिस्टम बस के साथ इस्तेमाल की जाती है। कौन सी टेक्निक कहाँ इस्तेमाल होती है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बस आर्बिट्रेशन और उसके टाइप्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, बस आर्बिटर ओवरऑल कंट्रोल है मेरे सिस्टम बस का। वो एक तरह से मैनेजिंग अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है कि सिस्टम बस कौन यूज करे। उसके भी दो प्रकार हैं, एक है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आइए अब एक के बाद एक इन दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले शुरुआत करूं, अगर आप बोर्ड के ऊपर ये फिगर देख सकते हैं तो ये वाला फिगर है सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन का और ये वाला फिगर है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन का। तो आइए देखते हैं सेंट्रलाइज्ड आर्बिटर कैसे काम कर रहा है। इसको हम एक सिस्टम बस समझ रहे हैं जिस पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ये कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं, ये सीपीयू हो सकता है, ये मेमोरी हो सकता है, ये डीएमए हो सकता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रलाइज्ड आर्बिटर मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ये तीनों में से किसी एक को मास्टर बस चुने और उसका डाटा बस पे डाले।
मतलब तीनों में से कौन सा डिवाइस सिस्टम बस यूज करेगा, इसकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इस आर्बिटर के पास है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड आर्बिटर। मतलब डिवाइसेस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसाइड करें कि वो बस यूज करना चाहते हैं। हमने सिस्टम बस का पूरा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड रखा है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ही ये होता है कि अब ये आर्बिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करे दैट अमंग द मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड विच डिवाइस कैन बी टर्म्ड एज मास्टर बस, जैसा कि मैंने उसके डेफिनेशन में भी आपको बताया, मास्टर बस, एंड इट कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग ऑन द सिस्टम बस बाय पासिंग डेटा। जैसे ही डिवाइस 2 का काम खत्म हो जाता है, आर्बिटर का काम फिर से शुरू हो जाएगा। आर्बिटर फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अब डिवाइस 1 और डिवाइस 3 में से कौन सा मास्टर बस अब बनने के काबिल है। आफ्टर डिवाइस 2, अगर डिवाइस 1 क्वालिफाई होता है टू बिकम द मास्टर बस, तो अब उसकी क्वालिफिकेशन उसको एलिजिबल करेगी डेटा सिस्टम बस पे भेजने के लिए। तो ऐसे वन बाय वन with a centralized arbiter system, we can use the system bus for communication, for passing of data without any collision. ये होता है centralized arbiter system। इसके अपने फायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। फायदे में ये बोलूंगी कि डिवाइसेस के ऊपर कोई हेडेक नहीं है, डिवाइसेस के ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चाहे जितने डिवाइसेस सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड हो, कोई डिवाइस ये नहीं सोचेगा कि मैं सिस्टम बस यूज करना चाहता हूं या चाहती हूं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो राइट ही नहीं है। राइट पूरा आर्बिटर को दिया गया है। इसीलिए डिवाइस, क्योंकि डिवाइसेस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो बहुत ही क्लीन लगता है जब तक एक सेंट्रलाइज्ड आर्बिटर काम कर रहा है और वो पूरा कंट्रोल इन डिवाइसेस के ऊपर आजमा रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब मेरा आर्बिटर ही फेल हो जाता है। अगर मेरा आर्बिटर फेल हो गया, फिर वहां पे डिवाइसेस में केओस हो जाता है, क्योंकि कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मेरे पास नहीं है जो मेरे रिक्वेस्ट को कंट्रोल कर सके। हो सकता है जब डिवाइस 2 रिक्वेस्ट कर रहा है, वहां डिवाइस 3 भी रिक्वेस्ट कर रहा है। अब क्योंकि मेरा आर्बिटर फॉल्टी हो गया है, तो हु इज गोइंग टू डिफरेंशिएट whom should the system bus control be given to? Should it be given to device 2 or should it be given to device 3? तो प्रॉब्लम तब आती है when there is something faulty with the arbiter, वरना ये मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक चलता है। आने वाले वीडियोस में हम सेंट्रलाइज्ड आर्बिटर सिस्टम के कुछ मेथड्स भी देखेंगे, जिससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि ये आर्बिट्रेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन काम कैसे करता है। तो ये रहा मेरा सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन। अब अगर मैं आगे इस फिगर की बात करूं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। जैसे कि इसका नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं, मैंने हर डिवाइस के साथ इक्वल टू का साइन लगाया है। इसका मतलब ही ये है कि कोई डिवाइस, किसी के पास कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। डिवाइस अपने आप चूज कर सकता है कि कौन सा डिवाइस सिस्टम बस के ऊपर डेटा भेजना चाहता है। मतलब पूरा कंट्रोल इंडिविजुअल डिवाइसेस को है, ना कि आर्बिटर को। तो इसके अपने फायदे हैं। इसके सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड में क्या प्रॉब्लम थी, सेंट्रलाइज्ड में ये प्रॉब्लम थी कि अगर आर्बिटर फॉल्टी हो जाता है तो पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा नहीं है। अगर आर्बिटर फॉल्टी हो जाता है या कोई और डिवाइसेस फॉल्टी हो जाते हैं, तब भी जो डिवाइस कनेक्टेड हैं वो फिर भी सिस्टम बस यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है कि वो मास्टर बस बन सकते हैं। ये इसका फायदा है। एक प्रॉब्लम इसकी ये हो सकती है, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करती हूं तो उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सेंट्रलाइज्ड में अच्छी बात ये होती है क्योंकि हर चीज एक जगह पर संक्रमित हो जाती है, तो इसको डिजाइन करना बहुत आसान होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड चीजें डिजाइन करने में हमेशा कॉम्प्लेक्स होती हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर मैं इसकी खूबियों की बात करूं तो
ये क्योंकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड या डिपेंडेंट मैं बोलूंगी, ना कि कनेक्टेड, द राइट वर्ड वुड बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट नहीं है, यहां पर डिपेंडेंसी बहुत है। आर्बिटर चले तो हम चले, आर्बिटर बैठ गया तो डिवाइसेस भी बैठ जाते हैं, जबकि इस वाले केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्बिटर चले बहुत अच्छी बात है, नहीं चले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क में डिवाइसेस अपने आप मास्टर बस की अथॉरिटी लेकर सिस्टम बस को यूज कर सकते हैं। यहां पर और एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है वो ये है, क्योंकि हमने डिवाइसेस को अथॉरिटी दी है तो यहां पर प्रायोरिटी देना डिवाइसेस को बहुत अहम हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूं, क्योंकि यहां पर क्या था, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड था, आर्बिटर अपने आप चूज कर रहा था उस डिवाइस को जिसको वो मास्टर बस कंट्रोल देना चाहता था। लेकिन क्योंकि यहां पर अथॉरिटी या कंट्रोल इंडिपेंडेंट डिवाइसेस के पास है, तो डिवाइसेस को प्रायोरिटाइज करना कि किस डिवाइस का डेटा ज्यादा प्रायोरिटी पर है, ये बहुत ही मुख्य कारण हो जाता है। वरना कई बार सिनेरियोज में देखा गया है कि जो इंपॉर्टेंट डिवाइस डेटा यूज करना चाहते थे बस के ऊपर, वो लाइन में पीछे हैं, और जो लो प्रायोरिटी डिवाइसेस डेटा बाद में डाल सकते थे सिस्टम बस पे, वो सबसे पहले यूज कर रहे हैं सिस्टम बस को। सिंस देयर इज नो अथॉरिटी टू ग्रेटिफाई दैट, इसीलिए जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन यूज करते हैं, हमें इन पॉइंटर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने आप में ही जो खूबियां सेंट्रलाइज्ड की हैं, उस हिसाब से हम कभी सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन यूज करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सिस्टम बस का है। सिस्टम बस, जैसा कि मैंने बोला, एक ऐसी तार है जो सारे फंक्शनल यूनिट्स को जोड़ती है आपस में, ताकि वो डेटा एक्सचेंज करे। अब क्योंकि इतने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्या मेरे आर्किटेक्चर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिससे कोई कोलिजन ना होते हुए डेटा बस के ऊपर जाए? तो इसका जवाब है हाँ, उस कॉन्सेप्ट को ही हम बस आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो इसको पढ़ने का फायदा इतना है कि मुझे समझ आता है कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस भी अगर सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो हम सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन के साथ सिस्टम बस को यूज कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन के साथ। आशा करती हूं कि आपको बस आर्बिट्रेशन का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि हमें सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन का और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन का मेथड भी देखना है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन के टेक्निक्स के लिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।